हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम दिसंबर 2021 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका 23/12/2021 का क्वेश्चन है पेपर 2 का, जिसमें हम सीडीपी को कवर करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है समकालीन सिद्धांत बचपन को मानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है किशोरावस्था तक का विकास काल, सभी संस्कृतियों में पवित्र काल, बहुत अधिक तनाव और चिंतन का काल। एक सामाजिक संरचना, इसमें एक का आंसर होगा एक सामाजिक संरचना। 2 नंबर क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है। मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है उसमें बुनियादी मान्यता क्या है। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम तरीका ईमान और दंड का इस्तेमाल करना। ये भी निगेटिव है, ईमान एंड दंड का नहीं प्रयोग करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर ऑप्शन है अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभव और परिप्रेक्ष्य को क्रमागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। यही सही है कि अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभव और परिप्रेक्ष्य को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। 3 नंबर है कि अधिगम पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द केंद्रित है। नेगेटिव है, अधिगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित होता है, ये भी नहीं होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कथन है और तर्क है। कथन में देखेंगे एक अध्यापक को बच्चे के विभिन्न घटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा की कोई स्थान नहीं देना चाहिए, ये नेगेटिव है, देना चाहिए। बच्चे अपने आप कारक व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते, ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर 1 होगा ए और आर दोनों गलत है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किसी नए संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। किसी नए कॉन्सेप्ट को अधिगम के सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना है। जानकारी को असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करना, संबंधित खंडों में प्रस्तुत करना है। नई जानकारी को विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, जो नई नॉलेज है उसको विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, यही सही है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना है। 5 नंबर क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन निम्न में से किस पर बल देती है। समानता, पृथकता, समता, नामीकरण। इसका आंसर होगा 3 नंबर समता पे। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है, अनुकूलन नहीं है। कौन सा नहीं है। सहयोगी अधिगम, बहु अर्थ निर्णय, कंठस्थीकरण एवं शब्दों का स्मरण नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में चिंतन के आकलन में मदद करेगा। मतलब कौन सा सवाल जो है विद्यार्थियों के चिंतन के आकलन में मदद करेगा। परिभाषाओं के लिए एक शब्दीय रिक्त स्थान वाले प्रश्न, बहुविकल्पी आधारित प्रश्नोत्तरी, संदर्भित चिंतनशील, संदर्भित होना चाहिए, चिंतनशील आधारित वाला सवाल, प्रत्यास्मरण पर आधारित लघु सवाल नहीं होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति जो है समावेशन को बढ़ावा देगी। कौन सी रणनीति जो है समावेशन को बढ़ावा देगी। बाधा मुक्त पहुंच, बाधा से मुक्त होना चाहिए। सहायक यंत्र और तकनीकी आधारित उपयुक्त उपकरण होने चाहिए। एक सामान्य या विशेष विद्यालय के साथ साथ गृह आधारित शिक्षा का विकल्प। एक रूप संरचनाबद्ध पाठचर्या और आकलन के तरीके। ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाशिए पर रहने वाले परिवार के बच्चों के लिए कक्षा में अक्सर अवहेलना की जाती है। जब भी वह कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कक्षा कक्ष के इस प्रकार के आचरण के लिए निम्नलिखित के कारणों का कौन सा समूह उत्तरदायी है। हाशिए पर रहने वाले परिवार के बच्चे के प्रति शिक्षक अधिक पूर्वाग्रहित होते हैं। सहपाठियों में विविधता और इन बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में संवेदनशील का अभाव। 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा सही। वो विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्प है उनके सफल समावेशन में किससे वर्जित करना है, किससे मतलब बचना है। मतलब व्यक्तिगत लक्ष्य समुचन ये होना चाहिए। बहुसंवेदनशील शिक्षा शास्त्रीय उपागम, लचीला पाठ्यक्रम, मानकीकृत आकलन यानी स्टैंडर्डाइज असेसमेंट से बचना है।
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण के बारे में बतलाना है। केवल अध्यापकों के लिए प्रासंगिक है, नहीं केवल विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक है, विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के लिए प्रासंगिक यहाँ पे होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन है और तर्क है। कथन में कहा गया है एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वह बच्चों को परासंज्ञान क्षमताओं पर विकास पर बल दे, यानी मेटाकोग्निशन एबिलिटी के डेवलपमेंट पर बल दे। जब बच्चे अपनी धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाते हैं तब वो अधिगम के नियम और अधिक योग्य हो जाते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या करती है। विविधताओं को सम्मान, योग्यता आधारित स्थिर समूहीकरण का प्रचार, मानकीकृत आकलन, व्यक्तिगत बिंदाओं को अनदेखा, यहाँ पे अनदेखा नहीं करना है, मानकीकृत ये भी निगेटिव है, और योग्यता आधारित स्थिर समूहीकरण का प्रचार, इसको प्रगतिशील शिक्षा क्या कहती है, विविधताओं को सम्मान करना है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विकास अनुदैर्ध्य यानी अधोमुखी अक्ष की दिशा और आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है, शीर्षगामी। 15 नंबर क्वेश्चन है अपसारित चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, विचारों में मौलिकता और नव उत्पादन जैसी विशिष्टताएं निम्नलिखित में से संबंधित है। किससे संबंधित है, सृजनात्मकता से, स्वलीनता से नहीं, अधिगम विकार से नहीं, अवधान न्यूनता अक्रियाशीलता विकार से नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक विद्यार्थी किसी क्रिया को मूल्यवान मानता है लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत कम नियंत्रण है, तो वो क्या करेगा, तो इस अवस्था में विद्यार्थी किस तरह का अभाव महसूस करेगा, कुंठा का, ऊब का, दुश्चिंता का, कुंठा का अभाव महसूस करेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो है द्वितीय संस्था है यानी सेकेंडरी संस्था है। विद्यालय, परिवार जनसंख्या। देखिए परिवार जो होता है ना प्राथमिक संस्था है, यहाँ पे भी परिवार प्राथमिक संस्था है, यहाँ पे भी परिवार प्राथमिक संस्था है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि विद्यालय और जनसंचार। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर, मतलब जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकलात्मक आधारित निगनात्मक तार्किक विकास होता है। वो कौन सा अवस्था होता है जिसमें निगनात्मक तार्किक विकास होता है, वो जो है जीन पियाजे की चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक, इसी में होता है। देखिए संवेदी पेशीय जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक 11 वर्ष से ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशल के लिए बाधक है। समस्या समाधान कौशल के लिए कौन सा बाधक है, कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना, अनुरूपों का प्रयोग करना, साधन लक्ष्य जो है प्रक्रियात्मक अवद्धता स्थिरता, यही बाधक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा। तो वो जो कौन सा लक्ष्य होगा, स्वनिर्देशित, जो स्वयं से निर्देशित होगा वो आंतरिक प्रेरणा देगा, वो क्या करेगा, आंतरिक प्रेरणा देगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ले वाइगोस्की जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे उनके अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं का आधार क्या है, भाषा। क्या है, भाषा। देखिए ले वाइगोस्की ने यहाँ पे सोशल, कल्चर और लैंग्वेज को महत्वपूर्ण माना है। केरोल गिलिगन जो है इनके द्वारा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। यह सिद्धांत जो है नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निशा जो है अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है, यथायोग प्रक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि संपन्न है जिससे उसे अधिक विकास करना चाहिए। जो कौन सा बुद्धि है, उसका अंतर व्यक्तित्व बुद्धि यानी इंटरपर्सनल बुद्धि है।
24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री दृश्य बाधित, मतलब जो बच्चा विजुअली देख नहीं सकता है का समाश्वासन में मदद होगा। जो देख नहीं सकता है उसको चित्र दिखलाइएगा, तो ये तो निगेटिव हो गया। मानचित्र और ग्लोब, ये भी निगेटिव है। हस्तलिखित नोट, उसको क्या करेंगे, सुनने से संबंधित यानी श्रव्य ट्रेप के माध्यम से बच्चा उसके मददगार होगा। पियाजे के अनुसार कौन सा 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? कौन सा 4 तत्व है? यानी देखिए, संस्कृति, सामाजिक अंतःक्रिया, ये तो ले वाइगोस्की ने कहा था। संगठन, संतुलन, अनुकूलन और सांस्कृतिक उपकरण, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन साधन। नहीं, देखिए, मैच्यूरेशन यानी परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और इक्विलिब्रेशन यानी संतुलीकरण। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादिता को भंग करने के लिए, मतलब जो विद्यार्थियों द्वारा जो ग्रहित जेंडर रूढ़िवादिता है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, उसको भंग करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करनी चाहिए? जो विद्यार्थी ऐसे रूढ़िवाद व्यक्त करते हैं उनका मजाक उड़ाना चाहिए, ये भी निगेटिव है। विद्यार्थियों को उन रूढ़िवादिताओं के साथ रहने देना चाहिए, ये भी निगेटिव है। अकादमिक क्षेत्रों में आकलन में उन्हें कम अंक देना चाहिए, ये भी निगेटिव है। ऐसे विविध उदाहरण, जहाँ पे विविध दिख रहे, ये पॉजिटिव है। विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादिता को चुनौती दे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय स्तर की कक्षा में सामाजिक संरचनात्मक ढांचे का लक्षण नहीं है? यहाँ क्या पूछा है? नहीं है। अधिगमकर्ताओं को विविध स्रोतों से सीखने के लिए प्रेरित करना, सही है। अधिगमकर्ताओं के सवाल पूछने के तरीके का तारीफ करना, सामूहिक चर्चा के मौके प्रदान करना। यहाँ पे देखिए, सभी अधिगमकर्ताओं को एक जैसे जवाब देने, एक जैसे तरीके का अनुसरण करना, यही नहीं है। निगेटिव का आंसर निगेटिव हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थी अधिगम के प्रति आतुर और अभिप्रेरित होते हैं, मतलब सीखने के प्रति क्या होते हैं? आतुर और अभिप्रेरित यानी मोटिवेट होते हैं जब अध्यापक क्या करें? सफलता और पुरस्कार पर दंड दे। नहीं, ये निगेटिव है। अधिगमकर्ताओं को संलग्नित करे और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में अहम हिस्सा बनाए, यही पॉजिटिव होगा। अधिगम प्रक्रिया को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखे, निगेटिव है। उन परीक्षण में अच्छा करने का तनाव और दबाव डाले, ये भी निगेटिव है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार, जो ले वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, उनके अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर उसके प्रदर्शन का वह स्तर है जो वयस्कों के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी देने वाले समकक्षी के साथ करके प्राप्त किया जाता है। के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? निकट विकास का क्षेत्र, जिसे हम ZPD कहते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप किससे से किससे होना चाहिए? योगात्मक यानी समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ होना चाहिए। थैंक यू, यहीं पे समाप्त होता है।